प्यारे बच्चों, इस वीडियो में गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है का दूसरा भाग लेकर हम उपस्थित हैं। इससे पहले वाले भाग में हमने देखा था कि कवि ने अपने जीवन में प्राप्त समस्त सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, सभी प्रकार की उठापटक, चाहे वो सफलता है, असफलता है, उन्नति है, अवनति है, जो कुछ कवि को प्राप्त हुआ उसका कारण अपने प्रिय को बताता है। प्रिय की प्रेरणा से ही यह सब प्राप्त हुआ, यह कवि ने बताया। साथ ही कवि को अपने उस प्रिय की यादें अब इतना ज़्यादा डराती हैं या दुख देती हैं कि कवि उसे कुछ इस प्रकार भूलना चाहता है जैसे दक्षिण ध्रुव पर होने वाली काली अमावस्या की रात हो। यानी अमावस्या की रात के अंधकार की भांति कवि अपने उस प्रिय को भुला देना चाहता है। और इसीलिए पिछली पंक्तियों में कवि ने कहा था कि सहा नहीं जाता है, अब नहीं सहा जाता है। कविता के आगे का भाग कुछ इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। तो यहाँ कठिन शब्दों को यदि हम देखें तो ममता यानी अपनापन, स्नेह का भाव, मंडराती छाई हुई जो चारों ओर मंडराती रहती है, पिराती दर्द करना है, जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है उसको पिराना बोलते हैं, पिराती बोलते हैं। अक्षम अशक्त यानी कमजोर, आत्मीयता अपनापन, भवितव्यता, भवितव्यता का अर्थ है भविष्य की आशंका, यानी भविष्य में कुछ अनहोनी ना हो जाए, इस बात की आशंका को ही भवितव्यता कहते हैं। बहलाती मन को प्रसन्न करती, सहलाती दर्द को कम करने वाली या कम करती हुई। तो यहाँ कवि कहता है कि ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कवि कहता है कि अपने प्रिय की ममता के बादल के रूप में मंडराती हुई जो कोमलता है वह अब कवि को उसके हृदय में दुख देती है, पीड़ा देती है, कवि को दर्द पहुंचाती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह कवि कहता है जिसके कारण अब उसकी आत्मा भी कमजोर और अक्षम हो चुकी है। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। और इस दर्द के कारण, इस दुख के कारण कवि की छटपटाती हुई छाती को भविष्य की कोई अनहोनी घटना डराती है। यानी कवि डरता है कि यदि कल उसका प्रिय अगर उसके पास नहीं रहा, भविष्य में यदि उसका प्रिय उसके पास नहीं रहेगा तो वह इतने अपनेपन, इतनी आत्मीयता और इतनी ममता के भाव से अचानक कैसे अलग हो पाएगा, या उसके बिना फिर कैसे वो अपना जीवन संभाल पाएगा, जी पाएगा। इसलिए कवि को भविष्य की आशंका डराती है कि छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। यानी भविष्य में कोई अनहोनी ना हो जाए, ये बात कवि की दर्द से छटपटाती हुई छाती को अर्थात उसके मन को डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। यानी मन को बहलाने वाली और दुख दर्द को कम करने वाली जो अपनेपन का भाव था, जो उसके प्रिय द्वारा दिखाया जाता था, उसके कवि के मन को प्रसन्न रखने के लिए, कवि के दर्द को कम करने के लिए जो आत्मीयता दिखाई जाती थी, अब वही आत्मीयता कवि से बर्दाश्त नहीं होती। भावार्थ एक बार पुनः यदि हम देखें तो प्रिय की ममता या स्नेह रूपी बादल की कोमलता सदैव उसके भीतर मंडराती रहती है, उसके अर्थात कवि के भीतर। यही कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। इसके कारण उसकी आत्मा बहुत कमज़ोर और असमर्थ हो गई है। उसे भविष्य में होने वाली अनहोनी से डर लगने लगा है
उसे भीतर ही भीतर यह डर लगने लगा है कि कभी उसे अपनी प्रियतमा यानी कि माँ या प्रिया जो भी है उसके प्रभाव से अलग होना पड़ा तो वह अपना अस्तित्व कैसे बचाए रख सकेगा। क्योंकि कविता के प्रारंभ ही कवि ने कहा था कि उसके जीवन में जो कुछ है या जो कुछ होने वाला है वह सब कुछ अपने उस प्रिय का ही परिणाम है। उसकी ही संवेदना या अनुभूति को कवि ने इसका कारण बताया था। तो कवि कह रहा है कि यदि जब इतना प्रभाव कवि पर उसका है और अचानक मान लो भविष्य में कभी उसके बिना जीवन जीना पड़ा तो कवि उससे अलग होकर कैसे रह पाएगा, अपने अस्तित्व को कैसे बचा पाएगा, यही डर कवि को सताता है। अब उसके अब उसे उसका बहलाना सहलाना और रह रहकर अपनापन जताना भी सहन नहीं होता। वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है। वह चाहता है कि जो प्रभाव अपने प्रिय का उसके ऊपर पड़ा है वह उससे मुक्त होकर केवल अपने आप में खो जाए, उसको भूल कर एक भूलने के अंधकार में खो जाए। काव्य सौंदर्य की यदि बात करें तो कवि अत्यधिक मोह से अलग होना चाहता है। अपने प्रिय के प्रति जो अत्यधिक मोह का भाव कवि में पनप चुका है वह उससे अलग होना चाहता है। संबोधन शैली में कविता लिखी गई है। खड़ी बोली हिंदी का बहुत ही प्रभावी प्रयोग हुआ है जिसमें तत्सम शब्दों की बहुलता है। बहुलता का अर्थ है जिसमें अधिकता है। ममता के बादल में रूपक अलंकार और छटपटाती छाती छ वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। बहलाती सहलाती में स्वर मैत्री यानी लास्ट में जो लाती आया है और शुरू में बह सह ये तो स्वर मैत्री है, ये स्वर मैत्री अलंकार इसमें आया है। कोमलता व आत्मीयता का मानवीकरण किया गया है। आगे कवि कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। तो यहाँ यदि हम देखें पाताली अंधेरा, यहाँ अंधेरा लिखा है, पाताली अंधेरा का अर्थ है धरती की गहराई में पाई जाने वाली धुंध, और गुहा का अर्थ होता है गुफा। विवर का अर्थ होता है बिल, और लापता गायब होना। तो कवि कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं मैं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, दुहे में या दुहे के बादलों में, इन सब में कहीं मैं खो जाऊं। तो कवि अपने आप के लिए अपने प्रिय से ही दंड की याचना करता है। वह कहता है कि अपनी प्रियतमा के न होने पर या न होने पर वह पाताल की अंधेरी गुफाओं में, बिलों में या धुएं के बादलों में बिल्कुल लापता हो जाना चाहता है, खो जाना चाहता है। और कवि अंत में यह भी कहता है कि लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, कि यदि मैं लापता भी हो गया तो वहाँ भी तो, अर्थात पाताली अंधेरे की गुहाओं में यानी गुफाओं में, बिलों में, दुहे के बादलों में, इन सब में भी तो तुम्हारा ही सहारा है। यानी अंत में कवि ने इसके लिए भी कि वो कहीं भी चला जाए वहाँ पे भी कवि अपने लिए उसी को सहारा बताता है। तो एक बार बाहर को क्रम से पुनः देखेंगे। कवि कहता है कि मैं अपनी प्रियतमा के स्नेह से दूर होना चाहता हूँ। वह उसी से दंड की याचना करता है। वह ऐसा दंड चाहता है कि प्रियतमा के न होने से वह पाताल की अंधेरी गुफाओं व सुरंगों में खो जाए। ऐसी जगहों पर स्वयं का अस्तित्व भी अनुभव नहीं होता, या फिर वह धुएं के बादलों के समान गहन अंधकार में लापता हो जाए जो उसके न होने से बना हो। लेकिन वहाँ पे भी कवि को उसी का सहारा लगता है। तो यहाँ कवि ने अपने व्यक्तित्व के निर्माण में अपनी प्रिय का योगदान स्वीकार किया है। पाताली अंधेरे और धुएं के बादल आदि उपमान विस्मृति यानी भूलने के रूप में प्रयोग में लिए गए हैं। तो यहाँ भूलने के संदर्भ में ये उपमान काफ़ी प्रभावी हो गए। दंड दो में द वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार, लापता की और सहारा है, ये पूरी पंक्ति अगर हम लगाएं
तो विरोधाभास अलंकार है। अंतिम पंक्ति में कहा था लापता की वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, यानी लापता भी होना चाह रहा है और वहाँ पे अपने प्रिय को ही सहारा भी बता रहा है, तो विरोधाभास अलंकार यहाँ पर है। काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और मुक्तक छंद में कविता। आगे कवि कहता है कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो यहाँ कारण शब्द आया, जैसे कहा कि वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, तो कारण शब्द मूल प्रेरणा या मूल प्रेरणा का अर्थ है कि वह प्रिया या माँ जिसको कवि ने अपने जीवन के सभी कार्यों का कारण माना है। घेरा शब्द का अर्थ है फैलाव, वैभव, समृद्धि। तो कवि कहता है कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, कवि कहता है कि इसलिए कि मेरे जीवन में जो कुछ भी मेरा है या फिर मेरा जो होता सा लगता है या फिर जो मेरे जीवन में मेरा होने वाला सा लगता है, होता सा संभव है या फिर जिसका होने की संभावना होती है कि यह मेरे जीवन में होगा, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। अर्थात कवि के अनुसार वह सब कुछ जो कवि के जीवन में है या होने वाला सा लगता है, वह अपने उसी प्रिय के कार्यों का फैलाव है। कवि अपने सभी कार्यों का कारण अपने उस प्रिय को ठहराते हुए उसी के समस्त कार्यों का घेरा या फैलाव उसको स्वीकार करता है। कार्यों का वैभव है, तुम्हारे ही कार्यों की वो समृद्धि है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था या जो कुछ है, तो कवि कहता है कि अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, यानी अब तक मेरे जीवन में जो कुछ भी था, जो कुछ है और वर्तमान में जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, उसे मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। वह इसलिए मुझे खुशी खुशी स्वीकार है क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें भी प्रिय है, तुम्हें भी प्यारा है। तो मुझे अपने जीवन की हर चीज़ स्वीकार है क्योंकि वह तुम्हें प्रिय है। तो एक बार पुनः भावार्थ यदि देखें तो कवि ने इन पंक्तियों में बताया कि ऐसी जगहों पर भी उसे अपने सर्वाधिक प्रिय स्त्री का ही सहारा है। ये पिछली पंक्तियों का अर्थ है। उसके जीवन में जो कुछ भी है या जो कुछ उसे अपना सा लगता है वह सब उसके कारण है। उसकी सत्ता, स्थितियाँ, भविष्य की उन्नति या अवनति की सभी संभावनाएं अपनी उसी प्रियतमा के कारण है। कवि का हर्ष, विषाद, उन्नति, अवनति सदा उससे ही संबंधित है। कवि ने हर सुख दुख, सफलता असफलता को प्रसन्नतापूर्वक इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि प्रियतमा ने उन सबको अपना माना है। वे कवि के जीवन से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। काव्य सौंदर्य की यदि बात करें तो इन काव्य पंक्तियों में कवि ने अपने व्यक्तित्व के निर्माण में प्रियतमा के योगदान को स्वीकार किया है। कारण के कार्यों और सहर्ष स्वीकारा है में अनुप्रास अलंकार है। काव्यांश में खड़ी बोली हिंदी का प्रभावी प्रयोग हुआ है। मुक्तक छंद में कविता लिखी गई है। तो इस प्रकार यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।